नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की बेहतरीन तैयारी हेतु सामान्य हिंदी से 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि दोस्तों आपकी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो के एक एक प्रश्न को आप अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न टॉप लेवल के प्रश्न है और आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा है, पसंद आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न जो है वो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन है दोस्तों आप सभी के लिए द्रविड़, बी है चीनी तिब्बती, सी है दोस्तों यहाँ पे भारूपीय और डी है दोस्तों आष्ट्रिक। अगर आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, अन्यथा आपको इस वीडियो में हम आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों दिखावा, बी में भुलावा, सी में लावा और डी में चढ़ावा। आप लोगों की नजर में जो सही उत्तर है कमेंट्स करके जरूर बताइए, अन्यथा आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो दिखावा है ऑप्शन ए में, इसमें क्या है दोस्तों आवा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे जो भुलावा है इसमें भी क्या है दोस्तों आवा प्रत्यय है। यहाँ पे जो लावा है दोस्तों इसमें आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि अगर इससे हम आवा को हटा देंगे तो लो का कोई मतलब निकलता नहीं है। समझ रहे हैं, देखिए मतलब निकलता हो तभी उसमें प्रत्यय लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों चढ़ावा है तो इसमें क्या है दोस्तों आवा प्रत्यय है। इसका मतलब है कि जो चढ़ाने वाले समान है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिखावा है, दिखावा मतलब क्या, दिखावटी करना। समझ रहे, अब भुलावा मतलब भूल जाना, ये चीज है, इसका कोई मतलब निकलता हो तो इसीलिए इसमें क्या है दोस्तों आवा प्रत्यय है। यहाँ पे जो लावा है इसमें जो है आवा प्रत्यय नहीं है। आपका विकल्प जो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन में दोस्तों द्रविड़, बी में दोस्तों चीनी तिब्बती, सी में दोस्तों भारूपीय और डी में दोस्तों आष्ट्रिक। याद रखिएगा दोस्तों हिंदी जो है वो भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भारूपीय भाषा जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी भाषा आती हैं। आप लोग को वो भी आपको यहाँ पे बता रहे, भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं। सबसे पहले तो आपका दोस्तों आपका हिंदी आते हैं। समझिए, सबसे पहले आपका हिंदी भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो आते हैं दोस्तों आपको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका दोस्तों पंजाबी आते हैं। पंजाबी के बाद आपका दोस्तों अंग्रेजी भी क्या है दोस्तों, ये भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। कौन दोस्तों, अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद दोस्तों आपका जर्मन, नोट कर लीजिए दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, जर्मन हो गए। उसके बाद दोस्तों प्राचीन फारसी हो गए, प्राचीन फारसी हो गए, प्राचीन फारसी हो गए। उसके बाद दोस्तों और जो आपको आते हैं, उसके बाद आपका नेपाली भी आते हैं, नेपाली भी आते हैं, नेपाली। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सब जो दोस्तों भारूपीय परिवार की भाषा है, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, जर्मन, प्राचीन फारसी और नेपाली, ये सब भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, हिंदी में 4 भाषा परिवार है। हिंदी में कितने भाषा परिवार दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों हिंदी में जो है वो जो है दोस्तों 4 भाषा परिवार है। इसमें कौन आते हैं, देखिए पहला तो आपका द्रविड़ आते हैं, चीनी तिब्बती आते हैं, भारूपीय आते हैं और आष्ट्रिक आते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये चारों जो है ये हिंदी भाषा परिवार है। समझ रहे, हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषा आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषा आते हैं, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारूपीय और आष्ट्रिक। समझ रहे आप लोग, देखिए इसमें सबसे हिंदी आपको पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कौन है, तो ये भारूपीय है। समझ रहे, हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये भारूपीय है। इसमें 75% लोग भारूपीय भाषा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड स्थान आपका द्रविड़ का आते हैं और जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो आते हैं आपका
आस्ट्रिक कहते हैं सबसे कम बोली जाने वाली भाषा जो हिंदी में, वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। समझ रहे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कृपा, बी में कृपा, सी में कृपा और डी में कृप। दोस्तों इसमें कौन सही है आप लोग को पता नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो कृपा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे कृपा कौन है, यहाँ पे देखिए कृपा जो है ये बी है, यहाँ पे आपका ये शुद्ध वर्तनी है। समझ रहे आप लोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क वर्ण किसके योग से बना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ज्यो हो जाएगा, जो प्लस यहाँ ज्यो हो जाएगा, क प्लस स अक्षा हो जाएगा, क प्लस र क्री हो जाएगा और क प्लस स। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क हलंत जोड़ अ मिलके क्या बनाता है दोस्तों, क बनाता है। तो जो क जो वर्ण के योग से बना है वो क हलंत जोड़ अ के योग से क्या बना है, क बना है। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपको तभी नहीं बता पाए थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है मुख्य रूप से अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से किससे हुआ दोस्तों, अपभ्रंश से हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है दोस्तों, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। आप लोग याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज आती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी थे वही बताए थे कि दोस्तों अपहट्टा, समझ रहे, अपहट्टा को पुरानी हिंदी भाषा का नाम दिया था। समझ रहे आप लोग दोस्तों, अपहट्टा ये जो दोस्तों अपहट्टा जो आते हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अपहट्टा आपको पूछ सकता है कि किस कवि ने जो है दोस्तों अपहट्टा को अपभ्रंश से जोड़ा था। तो याद रखिए दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी थे, याद रखिएगा। अन्यथा आप लोग इस प्रश्न को याद रख लीजिए, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। आपको बहुत ही कम जगह ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में 15 है, बी में 20 है, सी में 24 है और डी में दोस्तों 25 है। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अब 10वां नंबर का प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये भी दोस्तों गलत है क्योंकि ये मिश्र वाक्य नहीं है। क्योंकि सिपाही क्या किया कि चोर को देखा, उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों पकड़ने दौड़ा। अब देखिए जो चीज है यहाँ पे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। समझ रहे, सेठ जानता है नौकर ईमानदार है। सी में देखिए नेताजी भाषण देकर चले गए। समझ रहे, और देखिए बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो ये सब क्या, ये सब मिश्र वाक्य नहीं। देखिए यहाँ पे सेठ जानता है, वो क्या है कि वो जानता है, ये डिफिनिट है, पॉजिटिव भी होना चाहिए। समझ रहे, नौकर ईमानदार है। समझ रहे, तो ये चीज आपका विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी जो है सही होगा। समझ रहे, अब देखिए बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा चले गए, सब क्या ये सब डिफिनिट नहीं है। समझ रहे, तो बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, नेताजी भाषण देकर चले गए, ये क्या डिफिनिट नहीं है ये सब चीज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। समझ रहे, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एक मिश्र वाक्य है, मिला हुआ वाक्य है। यहाँ पे देखिए दिया है संयुक्त वाक्य दिया है दोस्तों, यहाँ पे बी में दिया है मिश्र वाक्य, सी में सरल वाक्य और डी में इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये सब क्या है दोस्तों, ये सब मिश्र वाक्य है। आप लोग मिश्र वाक्य का भी पहचान करने के लिए आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, आप लोग सीख लीजिएगा मिश्र वाक्य का जो है चयन करने के लिए। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया जाता है। समझ रहे, क्या है कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। समझ रहे, तो देखिए ये जो है आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अर्धविराम है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूर्ण अर्धविराम है, यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम है। समझ रहे, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों ये डी नंबर जो है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम लोग किस चीज में देते हैं दोस्तों, तो पूर्ण विराम हम लोग क्या देते हैं दोस्तों, हिंदी में लिखते हैं पूर्ण विराम। समझ रहे, तो ये क्या है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। समझ रहे,
ये पूर्ण विराम अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, समझ रहे आप लोग। तो यहाँ पे आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपको आप सभी के लिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नीरी, नीर और नी। तो दोस्तों याद रखिएगा निर्वाह जो है दोस्तों नी, ये नी उपसर्ग से बना है। आपका यहाँ पे विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यथार्थ में कौन सी संधि है। 14 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यथार्थ में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे दीर्घ, बी में वृद्धि, सी में गुण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसका संधि विच्छेद आपको करने के लिए जाना चाहिए। यथा जोड़ दोस्तों, यथा जोड़ अर्थ, समझ रहे। तो यथा जोड़ अर्थ, तो ये क्या जो अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से जो अ है और ये अ है, समझ रहे। तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा, ये यथा तो इधर आपका रहेगा ही और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, आ बनाएगा, समझ रहे। तो आ बनाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यथा, यथा जोड़। एक मिनट इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ये सबसे पहले तो आपको संधि का खंड करने के लिए आना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यथार्थ है, समझ रहे आप लोग। यहाँ पे क्या है, यथार्थ। तो यथार्थ का संधि विच्छेद होता है यथा जोड़ अर्थ। क्या होता है दोस्तों, यथा जोड़ अर्थ। अर्थ क्या, तो अब इसको जब आप खंड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, यथा, था की जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ लगा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ओ है, ओ है और थ है। यहाँ पे तो आपका य पहले से ही है, यहाँ पे यथा आपका बचा हुआ है। तो ये जो यथा है ये आ प्लस ओ मिलके क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यथार्थ, समझे। तो ये क्या आ है, तो ये क्या आ किस में होता है, तो दीर्घ संधि में होता है आ। तो इसलिए आपका विकल्प जो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए खेत, अजीब, उद्यम और कोट। तो दोस्तों यहाँ पे उद्यम जो है एक तत्सम शब्द है। आप लोग याद रखिएगा उद्यम क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। यहाँ पे आपका विकल्प जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। भूतकाल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए में 3 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 7 है। याद रखिएगा साथियों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, समझ रहे हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न है यहाँ पे देखिए अकर्मक, तो राम पत्र लिखता है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है कि दोस्तों लिख, राम पत्र लिखता है, तो ये क्या है दोस्तों, सकर्मक क्रिया हुआ, समझ रहे यहाँ पे। अब देखिए मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं बालक को क्या करता हूँ, जगवाता हूँ। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, मैं बालक को जगवाता हूँ, यह भी क्या है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए गेहूं पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है। और देखिए यहाँ पे देखिए मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब भी क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है। क्योंकि क्या है कि मोहन गोपाल को हंसा रहा है, यहाँ किसी प्रकार के कर्म नहीं हो रहा है। गेहूं पीस रहा है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका जो है सकर्मक हुआ, समझ रहे। और मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे को हंसा रहा है, यहाँ पे कर्म हो रहा है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया है, समझ रहे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक अकर्मक क्रिया। आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट 18 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा देखिए यहाँ पे सभा है, मिठास है, सोना है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभा जो है, सभा क्या है, सभा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका मेला हो जाएगा, सार्वजनिक स्थान हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सभा क्या है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, जहाँ हजारों की संख्या में झुंड रहते हैं, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे आपका विकल्प जो है बी सही हो जाएंगे, ए सही हो जाएंगे, समझ रहे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए राम के धनुष भंग करते ही, एक देखिए दूसरे राजाओं के, ये भी सही है। अब देखिए वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वक्ष की जगह पे क्या हो दोस्तों, यहाँ पे वृक्ष होगा।
तो ये आपका विकल्प जो है ये सी यहाँ पे क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। समझिए विकल्प सी क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। इस तरह से आप लोग अशुद्धियों की पूर्ति कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। हलंत संबंधी, देखिए हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। यहाँ पे देखिए भविष्यत है, श्रीमान है, सचित है और देखिए बुद्धिमान है। तो देखिए दोस्तों बुद्धिमान जो है हम लोग जो है ना हलंत संबंधी क्या है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं है। हम लोग बुद्धिमान में इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, हलंत लगा सकते हैं। समझे, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। समझे, लेकिन ये भविष्यत जो है इस सब में क्या है दोस्तों, हलंत संबंधी अशुद्धियां, श्रीमान में भी है और सचित में, ये सब क्या है दोस्तों, हलंत संबंधी अशुद्धियां है। अब देखिए अगला प्रश्न आप सभी का, स्व कौन सा वर्ण है। समझ रहे आप लोग दोस्तों, स्व कौन सा वर्ण है। देखिए उष्ण है, संयुक्त है, अंतस्थ है और स्पर्श है। देखिए स्व जो है एक प्रकार के उष्ण व्यंजन है। समझ रहे, ये देखिए दोस्तों तालम स और देखिए मूर्धन स और दंत स, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे, उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका जो स्व जो है तालम स जो है ये एक उष्ण व्यंजन है। समझ रहे यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। समझ रहे, देखिए घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतीक्षा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देखिएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ हुआ कठोर परिश्रम करना, यहाँ पे आपका विकल्प भी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए, ये जरूरी है आप सभी के लिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देखिए यू तो है नहीं, आयु तो है नहीं। समझ रहे, क्योंकि आयु तो ये चिरायु है, ये तो क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग हो जाएगा। ची तो है नहीं और देखिए चीर। समझ रहे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर में, जो 23 नंबर में आपका चीर है, इसके योग से बना शब्द जो है ये चिरायु है, तो इसलिए प्रयुक्त इसमें जो उपसर्ग है ये आपका चीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, देखिए सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्धत होता है, बैठना, देखिए बैठना और देखिए होना, और सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। याद देखिएगा, जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ होगा सभी साथी एक ही जैसे। समझ रहे, सभी साथी एक ही जैसे इसका अर्थ हुआ, यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य यहाँ पे पूछ रहे, देखिए रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। अब देखिए यहाँ पे गीता जिस घर में रहती है वह बहुत सुंदर है। देखिए वह खाना खाकर सो गया। देखिए उसने खाना खाया और सो गया। आप लोग बताइए दोस्तों इसमें कौन संयुक्त वाक्य है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, आप लोग याद रखिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो चीज है कि जो देखिए रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, इसमें किसी प्रकार के मिश्र और संयुक्त नहीं। इसमें भी क्या दोस्तों ये आत्मबोधिक है। अब देखिए गीता जिस घर में रहती है वह सुंदर है, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे घर की विशेषता बता रही। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले खाना खाकर सो गया, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी किसी प्रकार के क्रिया नहीं है। समझ रहे, अब देखिए उसने खाना खाया और सो गया, तो ये चीज क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे हर चीज एक एक करके आपको क्लियर होना जरूरी है, इसलिए आपका विकल्प जो डी है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका लाभदायक है। समझ रहे, लाभदायक में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपनापन है, डी में उपकार है, सी में उपकार है और डी में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए पढ़ाई है। समझ रहे, तो देखिए दोस्तों उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है, देखिए अपनापन में भी नहीं है। समझिए यहाँ पे लाभदायक में भी नहीं है, पढ़ाई में भी नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इसमें प्रत्यय है। समझ रहे, इसमें भी क्या है दोस्तों, अपनापन में अन प्रत्यय है। समझ रहे आप लोग, और देखिए लाभदायक में क्या है दोस्तों, अक प्रत्यय है। समझ रहे आप लोग, यक प्रत्यय है। समझ रहे, तो इस सब में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग है। और देखिए यहाँ पे उपकार जो है
इसमें क्या है दोस्तों, उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे आप लोग, विकल्प सी जो है यहाँ पे आपका 26 नंबर का करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य क्या है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्नवाचक है, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है। तो याद देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से विस्मयादि बोधक है। ऐसा चिन्ह अगर रहे, हे, अरे, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइए, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे बह है, ये भी गलत है। आवा है, ये भी गलत है। आव, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। 28 नंबर में आव, आव क्या है दोस्तों, एक तरह से बहाव। क्या दोस्तों, बहाव। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आव, तो बहाना में आव रखते बहाव। देखिए यहाँ पे हाव, ये भी गलत है, इसलिए आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर में, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, ये 29 नंबर का जो प्रश्न है, ये पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। समझ रहे आप लोग, पाठशाला क्या है, यौगिक शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति है। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, कर्ता ने, समझ रहे दोस्तों, कर्ता ने किसको, कर्म को, किससे दोस्तों, करण से। समझ रहे आप लोग, करण से आपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की। समझ रहे दोस्तों, संप्रदान में आता है दोस्तों काके की। समझ रहे आप लोग, काके की, आपादान से। समझ रहे दोस्तों आप लोग, आपादान, आपादान से। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि आपादान की कारक विभक्ति क्या है, तो ये हो जाएगा आपका से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की और आपादान से। समझ रहे आप लोग, आपादान से, यहाँ पे आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे दोस्तों, आपादान कारक में से विभक्ति लगता है। प्रश्न यहाँ पे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए, तुम कक्षा में आते हो, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। देखिए, कोई त्रुटि नहीं, ये भी सही है। साथ क्यों नहीं लाते, ये भी क्या है, बिल्कुल सही। यहाँ पे हर चीज यहाँ पे सही। तो तुम्हारी पुस्तक, ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आपका गलत है, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, दोस्तों, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो जब आप सभी जानते हैं कि पवित्र में जो संधि है वो पो प्लस इत्र है। क्या दोस्तों, पो प्लस इत्र है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पवित्र, पो प्लस इत्र। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो हम दीर्घ दिए, ये दीर्घ नहीं होगा, ठीक है, पो जोड़ इत्र होगा। समझ रहे, तो पो जोड़ जो इत्र है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया पवित्र। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये पोज और इत्र जो है, ये क्या है दोस्तों, आयादी संधि है। समझ रहे, ये क्या है, ई प्लस ओ जो होता है, ये सब क्या, तो आयादी संधि के भाग में आते हैं, इसलिए दोस्तों ये आपका आयादी संधि हुआ। ए जो आते हैं वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। वर्ण संबंधी अशुद्धि है, तो हम लोग सभी जानते हैं ये अनाधिकार जो है, ये भी क्या है, शुद्ध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बताइए कि ये बी सही है कि नहीं है। सी में हम कंफर्म है कि अमरूद सही है, स्थान सही है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये अनुकूल क्या होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, अनुकूल इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है ये अनुकूल जो है ये गलत लिखा हुआ है। समझ रहे, तो ये वर्तनी जो है ये गलत है, बी नंबर का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है, आप लोग बताइए। उसने कहा था मैं घर जाऊंगा, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये मिश्र वाक्य है। सबसे पहले तो उसने कहा घर, उसके बाद जाऊंगा, तो यहाँ पे तीन चीज है, ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। समझ रहे आप लोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पड़ाई। समझ रहे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग रखिएगा।
कह रहा है जाके पौन फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। देखिए सबसे पहला चीज है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो प्रश्न ये सीधा है कि कह रहा है जाकी पौन फटे बिवाई, समझ रहे, सो क्या जाने पीर पराई। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरा क्या जाने उसकी पीड़ा। समझ रहे, तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय यहाँ पे देखिए लोग है, प्रेस है, वर्ग है, गण है। तो लोग क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, लोग का बात करें तो अनेक लोग आते हैं। प्रेस का बात करें जो यहाँ पे प्रकाशित कोई चीज होता है, समझ रहे, प्रेस मतलब जो प्रकाशित कोई चीज होता है, ये जैसे आपका मीडिया हो गए ये सब। वर्ग भी क्या है, एक समूहवाचक प्रत्यय। गण भी क्या है, ये प्रेस जो है एक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। आपका विकल्प यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होता है। अगर हम किसी का विरोध करेंगे तो क्या हम सिर झुकाएंगे, बिल्कुल नहीं। सिर उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सिर काटेंगे, नहीं। सिर चढ़ाएंगे, नहीं। यहाँ पे सिर उठाना, विरोध करना का मुहावरा का सही अर्थ है सिर उठाना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। चंद्र बिंदु संबंधी, ये आंगन जो है ये भी सही है। पहुंच जो हम लोग दोस्तों लिखते हैं, इसका अगर आप लोग सही जानिएगा तो इसमें चंद्र बिंदु ऐसे रहेगा। क्या दोस्तों, इसमें ऐसे रहेगा पहुंच, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो आपका विकल्प है ये आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये क्या है, ये अशुद्ध है। दांत भी सही है, चांद भी सही है, पहुंच क्या है दोस्तों यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, मतेक में कौन सी संधि है। मतेक में कौन सी संधि है। तो दोस्तों मत जोड़ एक की क्या होता है दोस्तों, मत जोड़ ऐक्य एक, तो एक के होगा यहाँ पे, समझ रहे, ये हो जाएगा एक। तो ये क्या था मत, तो अ प्लस ए, तो ये आपका मुख्य रूप से जो ये संधि होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 39 नंबर का जो संधि होगा वो मुख्य रूप से आपका यहाँ पे बी यानी वृद्धि संधि का उदाहरण है। समझ रहे, जिसमें ए आए, समझ रहे, वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे, उष्ण और संयुक्त किसके प्रकार है। तो देखिए उष्ण भी क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, व्यंजन है, और संयुक्त भी क्या है, व्यंजन है। इसलिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा दोस्तों, व्यंजन के प्रकार है। विकल्प आपका ये सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे, राम घर गया, उसने माँ को देखा और उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए राम घर जाकर माँ को देखा, ये भी गलत है। सबसे पहले देखिए राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी गलत है, ये भी संयुक्त नहीं हुआ। देखिए राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये कितना सही है, 100%। सबसे पहले तो घर गया और उसके बाद उसने माँ को देखा, इसलिए आपका विकल्प सी जो है ये संयुक्त वाक्य सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए वर्षा, आंसू, हाथी, बरसात। तो देखिए तत्सम शब्द जो होगा वो आपका यहाँ पे दोस्तों आपका वर्षा होगा। ये क्या दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। विकल्प ये आपका यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी है। समझ दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न है, बेइंसाफी में जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सी है। तो ये प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो बे है। समझ यहाँ पे बे है, क्योंकि बेइन से तो क्या बेईमान हो जाता है, बे से अलग तो इन, तो ये आपका बे जो है ये उपसर्ग आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पराजय, ओढ़ना ना, और दोस्तों यहाँ पे अपवाद, और यहाँ पे दोस्तों प्रभाव। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि प्र उपसर्ग के योग से क्या बनेंगे, ये प्रभाव बनेगा। अपवाद जो है यहाँ पे दोस्तों आप लोग 44 में जो देख रहे हैं आप लोग अपवाद, तो क्या कौन उपसर्ग से बनेगा, अप उपसर्ग के योग से बनेगा। यहाँ पे ओढ़ना जो है देखिए पर उपसर्ग के योग से क्या बनेगा दोस्तों, पराजय बनेगा। लेकिन यहाँ पे ओढ़ना जो है ये क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग नहीं, ये अन्ना प्रत्यय के योग से बना है दोस्तों, क्या ओढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये ना प्रत्यय के योग, सॉरी ना प्रत्यय के योग से ही बना है, इसमें प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे आपका विकल्प जो है वो भी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है,
आप लोग देखिए पुरोहित में उपसर्ग है, देखिए पुरस, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए पूर का अगर बात कीजिएगा समझे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पर पूरा का बात कीजिएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये दोस्तों पूरा जो है 45 नंबर में ये आपका पूरा जो है पूरा उपसर्ग के योग से ये पुरोहित बना है। यहाँ पे आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न है ये आपका जो दोस्तों इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। लिंग प्रत्यय संबंधी देखिए गायिका जो है ये भी सही है, समझ रहे आप लोग। देखिए अनाथ, अनाथ, अनाथा, गोपी, देखिए यहाँ पे समझिए कि लिंग संबंधी अनाथा है, गोपी है, लेकिन जब हम लोग नारी लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नारी। यहाँ पे आपका नारी जो है ये लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं इसमें, समझ रहे आप लोग, विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला और लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए में पानी में आग लगाना, बी में पानी भरना, सी में पानी फेर देना और डी में पानी पानी होना। तो याद रखिए दोस्तों नाश होना का जो मुहावरा का सही अर्थ है वो पानी भरना है। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम आप सभी को यहाँ पे जो बताए हैं प्रश्न वो टोटल आपको 43 प्रश्न बताए हैं अभी आपकी हिंदी से। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आए तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।